आज का टॉपिक बंगाल विभाजन से है। ठीक है, तो पहले एक मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे कि बंगाल विभाजन कर्जन की एक बड़ी भूल साबित हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ की जगह हानि ही पहुंचाई। तो इट वाज अ मिस्टेक which gave harm to British Army, जिससे हानि ही मिली, हानि दी गई। तो बंगाल विभाजन ये तो तय होगा कि कर्जन ने किया। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, एक वायसराय जो इसे शुरू करता है वो कर्जन है, और एक वायसराय जो इसे रद्द करेगा वो हार्डिंग है। तो इस तरीके से दो वायसराय का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। उस समय भारत सचिव मिस्टर रिजले हैं, और इनका एक स्टेटमेंट आपको लिखना है। रिजले का स्टेटमेंट है, ठीक है, कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है जबकि विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग होंगी। यूनाइटेड बंगाल इज अ पावर but divided Bengal has many directions, है ना? तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट रिजले का पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन के संबंध में, है? उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये आदमी। कर्जन ने ये दिन जब डिक्लेयर किया तो 20 जुलाई थी उस दिन, और कहा कि 16 अक्टूबर को ये इनफोर्स होगा, लागू हो जाएगा। तो डेट आपके लिए जरूरी है सॉरी, लेकिन कर्जन की बात बंगाल और भारत के लोगों ने नहीं मानी, तो लागू होने से पहले ही विरोध कर दिया। और वो विरोध कब होगा? 7 अगस्त को। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो बंगाल पार्टीशन से जुड़े हुए हैं। अब क्यों करना चाहता है, तो उस समय आपको उसकी जनसंख्या का हिसाब लगाना चाहिए। तो जनसंख्या लगभग 8 करोड़ आप मान के चल सकते हैं के आसपास है। ठीक है, तो क्यों बांटना चाहता है बंगाल को? तो दो जवाब है यहाँ पर। एक वो जवाब जो उसने दिया, जो फॉर्मल जवाब था लेकिन सच नहीं था। तो दूसरा जवाब वो था जो उसके मन में था, जो छिपा हुआ था। तो जो उसने दिया वो था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से, कि बंगाल एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा साइज हो गया इसका, कार्य भी बहुत ज्यादा है, फंक्शंस बहुत हैं, इसलिए एक गवर्नर इसे या गवर्नर जनरल इसे नहीं हैंडल कर सकता। गवर्नर ही रहेगा, बंगाल का गवर्नर एक था उस समय। तो इसे हम क्या करें, दो भागों में बांट देते हैं। और ठीक है, उस समय के हिसाब से 8 करोड़ लोगों को मैनेज करना मुश्किल था। ये अलग बात है कि आज यूपीएससी स्टेट की संख्या 20 करोड़ है और मैनेज हो रहा है, लेकिन वहां भी लॉजिक दिया जाता है कि यूपी के भी हिस्से कर देने चाहिए। खैर,
जबकि सच ये नहीं था। अंग्रेजों को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही थी, बल्कि उसका उद्देश्य था क्या? फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ठीक है। और ये नेशनलिज्म तभी कमजोर हो सकता था जब जो लोग राष्ट्रीय एकता में जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, वो लोग आपस में एक दूसरे पर डाउट करें और एक दूसरे का अपोज करें। तो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन वाइज हिंदू और मुस्लिम ही हो सकते हैं यहाँ पर। तो अगर ये अलग अलग राहें पकड़ लेंगी, अलग अलग दिशाओं में चल जाएंगे, तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, है ना। जैसा कि आप आगे देख रहे हो, अगर जनसंख्या 7,85 करोड़ है, तो बंगाल का विभाजन दो राज्यों में होना था। एक पूर्वी बंगाल, एक राज्य बनना था, दूसरा राज्य पश्चिमी बंगाल बनना था। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या आप देखेंगे तो 3,10,00,000 है। ठीक है। तो जिसमें लगभग 1.5 करोड़ हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। ठीक है। मुसलमानों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो पूछ सकता है कि कौन सा राज्य उसमें मिलाया गया था प्री के दृष्टिकोण से। तो असम उस समय पूर्वी बंगाल का हिस्सा बनना था। असम को पूर्वी बंगाल का हिस्सा बनाया जाना था। ठीक है। जिसकी राजधानी ढाका बताई गई थी। ठीक है। पश्चिम बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा और वर्तमान पश्चिम बंगाल था, जिसकी आबादी कलकत्ता ही होनी थी। इस 5 करोड़ में से जो 4 करोड़ है, लगभग 4,50,00,000 हिंदू हैं और 90 लाख मुस्लिम हैं। तो इस आबादी को देखना जरूरी था। इसका मतलब ये होगा कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम एरिया है और पश्चिम बंगाल हिंदू एरिया है। यानी बंगाल जो अभी तक एक था, वो अब सोचने लगेंगे पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए है और पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के लिए है। ये सोच पैदा करनी थी, और जिसमें कर्जन शुरुआती रूप से सफल भी हो। ठीक है। ये बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कर्जन दे देता है। कर्जन को भी लिटन की तरह प्रतिक्रियावादी वायसराय माना जाता है। रिएक्शनरिस्ट है, यानी भारतीय जो मांगेंगे वो नहीं देगा और जिसकी मना करेंगे वो जरूर करेगा। प्लस कर्जन अन्य वायसराय की तरह भारतीयों को या ब्रिटिशर्स को भारतीयों की तुलना में ज्यादा सभ्य, सिविलाइज्ड और एफिशिएंट योग्य मानने वाला है। ठीक है। तो भारतीय उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके सामने वो जीरो है एक तरीके से। ओके। तो क्या भारतीय चुप रहेंगे? नहीं, भारतीय यहाँ चुप नहीं रहेंगे। पहले की तरह वो तीखी प्रतिक्रिया देंगे। अब हमें इसी तीखी प्रतिक्रिया पर बात करनी है। तो उन्होंने बदले में भारतीयों ने क्या मनाना शुरू कर दिया? शोक दिवस। तो किस दिवस को शोक दिवस मनाया उन्होंने? 16 अक्टूबर। ध्यान रखना, शोक का मतलब सौरो डे। हिंदी में शक लिखा है, लेकिन आप शोक लिखेंगे इसे। और ये केवल बंगाल वाले सिस्टम में था, भारत में ही थी व्यवस्था। बंगाल के लोगों ने शायद मनाया इसे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या मना लिया गया? शोक दिवस के स्थान पर राखी दिवस, राखी डे मनाया गया। क्योंकि आप जानते हो कि इन्हीं महीनों में राखी पड़ती है। तो
राखी का मतलब ये था कि हम एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे और हम भाई बहन की तरह हैं, भाई की तरह हैं। तो हिंदू और मुसलमान क्या हैं? भाई भाई हैं, उन्हें कोई अलग नहीं भी कर सकता। तो टैगोर के सुझाव पर ये राखी दिवस में बदल दिया गया। ठीक है, लेकिन पूरा देश बंगाल को मिलाकर क्या करेगा? एक आंदोलन शुरू करेगा जिसका नाम होगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। केवल बंगाल के लोगों ने राखी दिवस, हाँ, और पूरे भारत के लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट चलाया। ये क्या है वो भी हम देखेंगे। तो पहले प्रश्न है कि स्वदेशी मूवमेंट पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में कौन कौन चला रहा है। ठीक है, तो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में आप लिखेंगे इसका प्रचार प्रसार तिलक और उनकी डॉटर थी केतकर, उसने प्रमोट किया इसे। पंजाब और वेस्ट यूपी स्पेसिफिकली में, पंजाब में लाला लाजपत राय और वेस्ट यूपी में स्वामी श्रद्धानंद इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली में सैयद अहमद खान, सैयद हैदर खान, अहमद नहीं हैदर खान, दिल्ली में। दक्षिण भारत भी नहीं बचा इससे, दक्षिण भारत में विरोध किया गया। तो सी पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर और कांग्रेस के ही आनंद चार्लू जो संस्थापक सदस्यों में थे, ये मद्रास में। ठीक है, ये है आपका बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया किस तरीके से की गई। तो आप जवाब देंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से। अब प्रश्न बनेगा कि स्वदेशी और बहिष्कार क्या है। तो स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे के पूरक होते हैं हमेशा। ये आंदोलन कभी एक नहीं चलाया जा सकता। स्वदेशी क्या दिखाना था कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें बांटने की कोशिश की है, हम अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन कैसे नहीं करेंगे? आंदोलन में ब्रिटिश जिंदाबाद या मुर्दाबाद नहीं बोलने वाले, बल्कि अभी तक हम उनका जो सामान खरीद रहे थे वो सामान ना खरीद कर उनका सहयोग बंद कर देंगे। ठीक है, नरमपंथी चाहते यही है कि जहां जहां हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं वहां उनका सहयोग करना बंद कर दें, विशेषकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जहां हम उनका सामान गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप डेली नीड्स की जरूरतें उनसे पूरी नहीं करेंगे तो आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। तो जब आप किसी का बहिष्कार करते हो तो आपको बदले में क्या करना पड़ेगा? उसकी पूर्ति के लिए स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी हो जाएगी। स्वदेशी अगर विकल्प आपके पास नहीं है तो आप बहिष्कार भी नहीं कर सकते। या बहिष्कार करते हैं तो स्वदेशी को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो बहिष्कार का मतलब विदेशी माल का बहिष्कार, जैसे महिलाओं ने जो कॉस्मेटिक्स थे, सौंदर्य के साधन थे, वो खरीदना बंद कर दिए और विदेशी बर्तन खरीदना बंद कर दिए। तो महिलाओं ने इस तरीके से अपना योगदान दिया।
धोबियों ने विदेशियों के कपड़े धोना बंद कर दिए। पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेना बंद कर दिया। ठीक है। इस काम के लिए बंगाल में आप नाम लिखेंगे, एक संगठन बनाया गया था जिसे स्वदेश बांधव समिति कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में यही रहेगा, स्वदेश बांधव। स्वदेश माने अपना देश और बांधव माने ब्रदरहुड, तो बंगला में ये बांधव होगा। इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त थे, A.K. दत्ता बोलते थे उनको। तो उनके इस संगठन ने बहुत काम किया, लोगों को जागरूक किया, और जागरूक करने के लिए उन्होंने परंपरागत त्योहारों और धार्मिक मेलों का आयोजन किया, जहां पर वो सब चीजें जनता को बुलाकर बताते थे। ठीक है, समझना बात को। जब आप बहिष्कार तभी कर सकते हो जब आप आत्मनिर्भर हो, आत्मशक्ति है, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्वदेशी आंदोलन में जो मुख्य फोकस था वो क्या है, आत्मनिर्भर और आत्मशक्ति। यानी अब हम अंग्रेजों के पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है। इसी समय केमिकल्स के क्षेत्र में क्वेश्चन बन चुका है, आप भी ध्यान रखें कि हम जो केमिकल है, रसायन है, वो पश्चिम से नहीं मंगाएंगे, यूरोप से नहीं मंगाएंगे, बल्कि खुद बनाएंगे। इसके लिए पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने क्या किया, बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। ठीक है। तो पुजारी, महिलाएं, केमिकल बनाने वाले, और अब नंबर है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का। तो क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही, तो इन्हीं विद्यार्थी वर्ग की रही, जिन्होंने सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में एडमिशन रद्द करा दिया, नहीं गए। ठीक है। और यूनिवर्सिटी से कहा गया कि जहां जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे आंदोलन में भाग लेंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये आदेश यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया गया। तो इस आदेश को जारी करने वाले अधिकारी का नाम पूछा गया है, कार्लाइल। कार्लाइल, इसलिए इसको कहते हैं कार्लाइल सर्कुलर। तो क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, कि कार्लाइल सर्कुलर क्या है और कब चर्चा में आया। तो आप लिखेंगे कार्लाइल सर्कुलर बंगाल बंगभंग विरोधी आंदोलन में सामने आया, जिसमें यूनिवर्सिटीज को कहा गया था कि उनके अंतर्गत आने वाले संस्थान अगर पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था ये सर्कुलर। ठीक है। लेकिन विद्यार्थी नहीं माने, तो जब आप स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, छुट्टी मनाएंगे? नहीं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के संस्थानों का बहिष्कार करेंगे तो अपने संस्थान खोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के लिए अपने संस्थान भी, स्वदेशी आंदोलन भी, स्वदेशी संस्थान भी खोले गए। इसी को राष्ट्रीय स्कूल या राष्ट्रीय शिक्षा कहा गया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा का महत्व या राष्ट्रीय शिक्षा क्या है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रारंभ
स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ। इसी समय राष्ट्रीय स्कूल भी बनाए गए, राष्ट्रीय विद्यालय बनाए गए, नेशनल स्कूल कहते हैं उनको। ठीक है। इस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रचार प्रसार करने में डॉन सोसाइटी, डॉन सोसाइटी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। तो क्वेश्चन बनता है कि डॉन सोसाइटी किस चीज का संगठन था? तो डॉन सोसाइटी स्वदेशी आंदोलन में शिक्षा या विद्यार्थियों का संगठन था, जिसके सचिव, सेक्रेटरी सतीश चंद्र मुखर्जी थे, एससी मुखर्जी। तो सचिव तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, इन दो संगठनों का नाम याद जरूर रखें आप। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा स्कूल बना और वो आज है कि नहीं? तो आंसर है हाँ, रंगपुर नेशनल स्कूल। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय बहुत नाम कमाया उसने। रंगपुर नेशनल स्कूल खुला। दूसरा, इसी समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भी बनाई गई, नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी बनी। और अंततः तीसरा था बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल, बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल एंड स्कूल। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल है इसलिए, और दूसरा ये शांति निकेतन की तर्ज यानी उसकी कॉपी पर उसके प्रभावित होकर बनाई गई थी। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, स्वदेशी आंदोलन में आपने सबको दिखाया, सबको दिखाना भी, महिलाओं को दिखाया, पुजारियों को दिखा दिया, ठीक है, धोबी को दिखा दिया, लेकिन संगठन के तौर पर आपको सबसे पहले किसको दिखाना था? शिक्षा को दिखाना था, एजुकेशन दिखाई आपने सबसे पहले। तो क्वेश्चन बनता है स्वदेशी आंदोलन और शिक्षा, एजुकेशन, एक शॉर्ट में तैयार रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का दूसरा जो सबसे बड़ा एरिया था जिसने बंगाल को बहुत रिच बनाया कला के क्षेत्र में, वो था कल्चरल रीजन, कल्चरल स्फीयर, सांस्कृतिक क्षेत्र में। ये आपको दिखाना है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्वदेशी आंदोलन और सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चरल चेंज। तो माना जाता है, और आप लिखेंगे भी, कि यह बंगला साहित्य का स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा ऑफ बंगाल लिटरेचर। क्योंकि इस दौर में रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुंद दास, अबू मोहम्मद जैसे लोगों ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा। और आप जानते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिलेगा आगे चल के? गीतांजलि पर नोबेल अवार्ड मिलेगा, है ना? तो ये सब चीजें इसी समय की देन है। इस समय उन्होंने क्या लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, हमारे सोने जैसा बंगाल। इसी समय अवनींद्र नाथ टैगोर ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बंगाल में पेंटिंग को बढ़ावा दिया, चित्रकला को, पश्चिमी कला को छोड़कर अजंता एलोरा बेस्ड या उस पर आधारित चित्रकला, पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। और अंततः विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस और पीसी रॉय, जिन्होंने अभी बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी, बड़ा योगदान है।
तो कहने का आशय यह है कि स्वदेशीपन की जो भावना थी वो जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दी, चाहे वो साइंस हो, है ना, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो। इन तीन पर तो बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती है और बाकी तीन पर भी दिखाई देती है। और सबका मत पर्पज ये था कि विदेशी आइटम को छोड़कर देसी आइटम पर बल देना है। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो प्री के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, वो आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल आंदोलन में मुस्लिमों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो अगले पैराग्राफ में वही लिखना है, मुस्लिमों की प्रतिक्रिया। तो इसमें राष्ट्रवादी मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कहते हैं उनको। उन्होंने बंगाल पार्टीशन का विरोध किया और स्वदेशी मूवमेंट सपोर्ट किया। ठीक है। कौन कौन लोग हैं वो? लियाकत हुसैन, मौलाना आजाद, सैयद हैदर खान, जिनका नाम अभी पीछे लिख कर आए आप। और भी लोग हैं लेकिन ये तीन नाम बड़े हैं इसलिए जरूरी था। तो मुसलमानों की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ वर्ग समर्थन कर रहा है और कुछ वर्ग विरोध कर रहा है बंगाल विभाजन का। जैसे स्वदेशी का विरोध किसने किया, किस मुस्लिम ने किया, उनका नाम भी लिखेंगे। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने स्वदेशी का विरोध भी किया। ठीक है। अब इस आंदोलन में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या थी इसके विरोध में, स्वदेशी के विरोध में? तो उन्होंने बंगाल के 9 नेताओं को बंगाल से बाहर कर दिया, यानी देश निकाला देते एक तरीके से। तो उन 2 नेताओं का नाम आप लिखेंगे। कई नेता हैं लेकिन मैं आपको 2 ही लिखा रहा हूँ, के मित्रा और अश्विनी कुमार दत्त, है ना, जिन्होंने अभी संस्था बनाई थी बांधव समिति। अश्विनी कुमार दत्त और के मित्र, इनको बाहर कर दिया। यही चीज पंजाब में लालाजी और अजीत सिंह को भारत से बाहर भेज दिया, देश निकाला दे दिया। ये क्वेश्चन दोनों ही आ चुके हैं, बंगाल से किसको निकाला गया और पंजाब से किसको निकाला गया। तो आंदोलन के विरोध में अंग्रेजों की प्रतिक्रिया अब आपके सामने है। और क्या प्रतिक्रिया थी अंग्रेजों ने? कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया, यानी जो मुस्लिम शामिल नहीं थे उनको इस आंदोलन के लिए भड़काया और तैयार किया। ठीक है। और सरकार ने दमन चक्र चलाया। दमन चक्र का मतलब जहां जहां आंदोलन हो रहे थे नेताओं को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। तो कुल मिलाकर स्वदेशी आंदोलन की सफलता क्या थी? तात्कालिक सफलता तो कुछ नहीं थी, यानी बंगाल विभाजन का आदेश करजन ने वापस नहीं लिया। ठीक है। हाँ, आगे होगा वापस, लेकिन कब होगा? 1911 में, ना कि आंदोलन के विरोध में। तो ये लिखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की तात्कालिक सफलता तो कुछ नहीं थी क्योंकि आंदोलन वापस नहीं लिया गया, बल्कि सरकार ने उसे पुलिस कार्रवाई के माध्यम से दबा दिया। लेकिन
दूरगामी यानी लेटर ऑन इफेक्ट बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब हम इसका समरी लिखेंगे लास्ट में कि क्या मानना चाहिए इसे। तो पहले आंदोलन की कमियां लिखते हैं, समीक्षा कर रहे हैं, इवेल्युएशन करेंगे, तो पहले कमियां, फिर देखते हैं इसका लाभ क्या मिला। तो कमियां क्या हैं? नंबर 1, यह किसानों को शामिल नहीं कर पाया। ये आंदोलन में किसान शामिल नहीं हुए, यानी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं हो पाया। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें शामिल ज्यादा नहीं हुए। दूसरा, शहरों में भी केवल उच्च और मध्यम वर्ग इसमें शामिल हुआ, मजदूर वर्ग यहाँ भी शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, और तीसरा भी आपने लिखा कि मुसलमानों ने सक्रिय भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, यानी मात्रा कम रही मुसलमानों की जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, अगली समस्या क्या थी? इस आंदोलन का जो करेक्टर था वो थोड़ा रिलीजियस था, क्योंकि जो भी विरोध हो रहा था उसके लिए धार्मिक त्योहार को आधार बनाया गया। आपने भी देखा था कि अश्विनी कुमार दत्त क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल्स को बेस बनाकर बहिष्कार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हिंदू नेता धार्मिक त्योहारों को आधार बनाएंगे तो मुस्लिम शामिल नहीं हो पाएंगे उसमें। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्टर है वो कैसा है? रिलीजियस करेक्टर रहा है काफी हद तक। तो क्या इसे असफल मान लें, क्योंकि बंगभंग वापस भी नहीं हुआ और इतने लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया? तो हम कहेंगे कि नहीं, असफलता नहीं है। और वही चीज हमारा प्रश्न था, आपको याद होगा, प्रश्न याद है? क्या लिखा है आपने कि बंगभंग कर्जन की भूल साबित है। तो कभी भूल कब होगी? जब हमें कुछ हासिल होगा। बहुत अच्छा। और हम भी कह रहे हैं कि हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, तो तात्कालिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पास बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रभाव क्या पड़ा वो आप लिखेंगे। उग्र राष्ट्रीयता का जन्म होगा, रेडिकल नेशनलिज्म पैदा हुआ, और वही आगे गर्मपंथी कहलाएगा। 1905 से क्या शुरू हुआ था? रेडिकल फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू होगा। तो पहला लाभ लिखें, भारत में राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म रेडिकल होने लगेगी, उग्र होने लगेगी। नंबर 2, उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म के खिलाफ ये पहला बहुत पावरफुल रिवोल्ट था और नेशनलिस्ट रिवोल्ट था। पावरफुल के साथ साथ कैसा है? नेशनलिस्ट। जबकि 57 की क्रांति कैसी है? नेशनलिस्ट नहीं थी, है ना, पूरे भारत में नहीं हो पाई। इसमें आपने देखा पंजाब के लोग भी आ गए, साउथ इंडिया के लोग भी आ गए, बंगाल के लोग भी हैं, नॉर्थ पंजाब, हरियाणा, यूपी सब शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि अपनी नेचर में ये नेशनलिस्ट है, और ये पहला था इस सेंस में। ठीक है, और यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नेशनल लेवल पर था। अंग्रेजों का एक और करेक्टर सामने आ गया। अभी तक तो उनका कौन सा करेक्टर सामने आ रहा था कि वो भारतीयों को कमजोर मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, असभ्य मानते हैं, और भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। लेकिन बंगाल विभाजन ने ये तय कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों को कमजोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी यहाँ बिल्कुल ही समाप्त हो गई। अंग्रेजों का जितना भी बुरा कैरेक्टर था वो अब सामने आ चुका था, और इसको आधार बनाकर हमारे जो बाद के राष्ट्रवादी नेता होंगे, नेशनल एक्सट्रीमिस्ट, वो बार बार इसका उदाहरण लेंगे
कि जो अंग्रेज हमें बंगाल में बांट सकते हैं, क्या वो अंग्रेज हमें कहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो लंबे समय तक अंग्रेजों, ठीक है, लंबे समय तक, आजादी तक इसी बात को बार बार कहा जाएगा कि ये हमें बांटने आए हैं, ये हमें कमजोर करने आए हैं, इसलिए इनको स्वीकार नहीं करना है। ठीक है, सॉरी, कहने का आशय यह है कि इस आंदोलन से हमें स्पिरिट मिली, किस चीज की? नेशनलिज्म की, पूरे भारत के लोगों को। कहने का मतलब, बॉम्बे के लोगों को लगा कि अगर आज बंगाल का डिवाइडेशन हुआ है, पार्टीशन हुआ है, तो कल हमारा भी हो सकता है, हमें एकजुट रहना हो। मद्रास के आदमी को यही लगा कि कल बंगाल को बांट सकते हैं तो आज हमें बांट सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बंगाल के प्रति उनकी सिंपैथी पैदा होने लगी, जो शायद अभी तक उतनी ज्यादा नहीं थी। बॉम्बे के लोगों को बंगाल के लोगों से सिंपैथी होगी, ठीक है, और जब बंगाल के लोगों को इतना समर्थन मिलेगा बॉम्बे से और मद्रास से, तो बंगाल के लोगों को सिंपैथी होगी फिर बॉम्बे और मद्रास के लोगों से। बात समझ में आ रही है? तो एक विषय ने, एक इंटरेस्ट ने, इसलिए बड़ी भूल कह रहे हैं इसे। ये मिस्टेक इसलिए है, ब्लंडर इसलिए है क्योंकि उद्देश्य था बंटवारा और हुआ उल्टा। क्या? एकजुटता पैदा हुई। और एकजुट, ये तो बंगाल को बांटना चाह रहा था, लेकिन बंगाल के नाम पर पूरा भारत एकजुट हो गया। आपको अंतुम ये लिखना है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, बाद में चलकर 1911 में इसे वापस लेना ही पड़ा। तो तत्काल में भले ही उद्देश्य प्राप्त ना हुआ हो, लेकिन अगले 4-5 सालों में उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहां तक। अब इसमें कांग्रेस की भूमिका देखनी है अभी हमें, कि बंगभंग को लेकर कांग्रेस का वर्जन क्या है एज ए संगठन, उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से आप लोग ज्वाइन करें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा फिर आप लोग, ठीक है? यस सर। ओके।